हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर डिस्कशन सेशंस। अभी हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस चल रहा है। कुछ टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। आज के सेशंस में हम फ्रिक्शंस डिस्कशन करेंगे एंड इसकी बेसिक कंसेप्ट्स को एनालाइज करेंगे, जो जेई मेन एंड नीट के स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एक ब्लॉक है एंड हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको स्लाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आप इसको स्लाइड करने की कोशिश करोगे, एक अपोजिंग फोर्स आएगा जो आप ब्लॉक के स्लाइडिंग को अपोज करेगा। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इस ब्लॉक को स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अपोजिंग फोर्स appears which opposes the sliding of the block, is that force is known as the frictions, and frictions इस सरफेस के पैरेलल लगता है। मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं, लेकिन ये सरफेस के पैरेलल लग रहा है। अब अभी ब्लॉक हमारा स्लाइड करना स्टार्ट नहीं किया है। जो फोर्स है वो छोटा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स क्रिएट हुआ है, दैट इज द फ्रिक्शंस। एंड ये रेस्ट में है अभी, इसीलिए ये स्टैटिक फ्रिक्शंस है। अब आप जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे, फ्रिक्शंस की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ता जाएगा। अभी भी बॉडी रेस्ट में है एंड रेस्ट में जो फ्रिक्शंस है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शंस बोलते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ बॉडी कांटेक्ट के लिए फिक्स्ड होता है। तो अगर हम इसको और बढ़ाएंगे तो इस फ्रिक्शंस की वैल्यू और बढ़ेगी एंड ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करने के बाद अगर आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शंस फोर्स बढ़ेगा नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शंस के मैक्सिमम वैल्यू को, जहां पर बॉडी अपनी मोशन को जस्ट स्टार्ट करता है, को हम लिमिटिंग फ्रिक्शंस बोलते हैं। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बाद स्टैटिक फ्रिक्शंस का इंक्रीज करने का प्रोसेस स्टॉप हो गया, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शंस इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एंड जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है, जहां जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं, वहां पर बॉडी जस्ट अपनी मोशन को स्टार्ट करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और क्रिटिकल पॉइंट वेयर बॉडी जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शंस। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शंस लिमिटिंग पर जाकर के एंड करता है और उसके बाद अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता रहेगा तो बॉडी की एक्सेलरेशंस बढ़ती रहेगी। अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस एन एन से। एन आपका नॉर्मल रिएक्शंस है, जैसे अगर इसकी मास एम है तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस इस वाले केसेस में एम जी होगा। इंक्लाइन प्लेन पर लेंगे तो नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शंस नॉर्मल रिएक्शंस मल्टीप्लाइड बाय म्यू एस आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग से लेस है, यानी कि लेस देन म्यू एस एन है, तो बॉडी रेस्ट पर है। तो बॉडी एट रेस्ट। एंड इस केसेस में फ्रिक्शंस स्टैटिक है एंड इस केसेस में फ्रिक्शंस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। एंड स्टैटिक फ्रिक्शंस जो है, स्टैटिक फ्रिक्शंस वेरिएबल होता है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है एंड ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग है। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते हैं, फ्रिक्शंस की वैल्यू बढ़ती है एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस वेयर द बॉडी जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन इज नोन एज द लिमिटिंग। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बाद स्टैटिक फ्रिक्शंस का बढ़ने का प्रोसेस स्टॉप हो गया है। एंड जो स्टैटिक फ्रिक्शंस है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है नहीं है, वो जीरो टू लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बीच में उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे
अगर एक एग्जांपल ले लें, जैसे सपोज करिए कि ये आपका 4 केजी का एक बॉडी है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सपोज करिए 0.2 है। तो यहाँ पर अगर एफ मैक्स की वैल्यू देखें तो एफ मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू एन, एंड इसके बेसिस पर इसकी वैल्यू 8 न्यूटन हो गया, यानी कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शंस हो गया। लेकिन अगर हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है तो फ्रिक्शंस की वैल्यू 5 होगा। ये आपको अच्छी तरह से समझना है, ये अच्छी तरह से समझना है कि अब यहाँ इस वाले केसेस में स्टैटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू 0 टू 8 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने कितना अप्लाई किया है फोर्स। अगर यहाँ पर 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू 4 न्यूटन होगी एंड बॉडी रेस्ट में होगा। अगर हम 6 न्यूटन लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू 6 न्यूटन होगी, बॉडी फिर से रेस्ट में होगा। लेकिन जब आप 8 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो बॉडी जस्ट मोशन मूव करना स्टार्ट करेगा। एंड अगर यहाँ पर सपोज करिए कि हमने 10 न्यूटन लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शंस की वैल्यू 8 न्यूटन ही होगा, क्योंकि लिमिटिंग के बाद इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस को समझना है कि दो टर्म है यहाँ पर, एक लिमिटिंग फ्रिक्शंस एंड एक स्टैटिक फ्रिक्शंस। लिमिटिंग फ्रिक्शंस की वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज द म्यू एस एन, एंड म्यू एस आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस है, एंड एन हमारा नॉर्मल रिएक्शंस है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड हो गई, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू 0 टू लिमिटिंग के बीच में कुछ भी हो सकता है, दैट इज द सेल्फ एडजस्टिंग। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाएंगे आपका स्टैटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी एंड बॉडी रेस्ट में रहेगा। वंस बॉडी स्टार्ट किया तो फ्रिक्शंस स्लाइटली रिड्यूस्ड करता है, एंड उस केसेस में हम उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं कि व्हेन बॉडी स्टार्ट्स its motions, friction reduces to kinetic frictions, एंड आप एफ को काइनेटिक फ्रिक्शंस को म्यू के और एन लिख सकते हैं, एंड स्टैटिक फ्रिक्शंस के लिए म्यू एस इंटू एन लिखे हैं। एंड म्यू के अगर देखेंगे तो म्यू के स्लाइटली लेस होता है, प्रैक्टिकली ये स्लाइटली लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। एक बार फिर से देखिए कि अगर हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके बॉडी को मोशन में लाना चाहते हैं तो एक अपोजिंग फोर्स appears होता है पैरेलल टू द सरफेस, दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। एंड जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा उस केसेस में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू जहां पर बॉडी अपनी मोशन को जस्ट स्टार्ट कर रहा है इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शंस। लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बाद स्टैटिक फ्रिक्शंस की इंक्रीज करने की प्रोसेस स्टॉप हो गई है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू है। एंड एक बार बॉडी मोशन में आ गया तो मोशन में जो दो बॉडी कांटेक्ट में होंगे उसके बीच में जो फ्रिक्शंस लग रहा है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। एंड प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है तो हम स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस एंड लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू को सेम ले सकते हैं। इसमें अगर मैं आगे बढ़ूं, अगर यहाँ पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शंस है, दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शंस। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शंस तक आपकी एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सेम होती है, इसीलिए एंगल 45 डिग्री ले सकते हैं। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बाद बॉडी मोशन में स्टार्ट करता है एंड हम अपनी फिगर में उसको स्लाइटली लेस दिखा रहे हैं, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शंस है। प्रैक्टिकली आपको म्यू के ऐसे तो हमने इंफॉर्मेशन दिया है कि म्यू के म्यू एस यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइटली लेस होता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस में आपको अलग अलग वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप इन जनरल एक ही यूज करोगे कि म्यू इक्वल टू म्यू के इक्वल टू म्यू एस, उस केसेस में ले सकते हैं आप। एंड म्यू के
and mu s depends on nature of surface in contact, ऐसा बोल सकते हैं। एंड जैसे मान लीजिए अगर सरफेस स्मूथ होगा तो उसमें आपकी जो म्यू एस एंड म्यू के है उसकी वैल्यू लेस होगी, ज़्यादा रफ होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। प्लस अगर देखें तो लिमिटिंग फ्रिक्शंस डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ contact till नॉर्मल रिएक्शंस सेम है। ऐसा कह रहे हैं हम। अ, ऐसा मिथ है स्टूडेंट्स के बीच में कि ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शंस लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे कह रहे हो कि एक बॉडी को अगर हमने एम मास को इस तरह से प्लेस किए हैं एंड सेम सरफेस पर अगर हमने उसको इस तरह से प्लेस किया है तो दोनों की लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम होगा, ऐसा कह रहे हैं हम। दोनों में लिमिटिंग फ्रिक्शंस की वैल्यू सेम होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शंस क्योंकि हमने सेम मास को रखा है तो आपका नॉर्मल रिएक्शंस जो है दोनों में सेम होगी, इसमें भी नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू सेम होगी। तो दोनों सेम सरफेस पर है इसलिए म्यू एस एंड इनटू एन इसकी वैल्यू सेम होगी दोनों केसेस में, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शंस की बेसिक आइडिया काफ़ी क्लियर है कि जब भी दो बॉडी इन कांटेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब फ्रिक्शंस अपियर होगा जो रिलेटिव मोशंस को अपोज करेगा। एंड अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसके केस में स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शंस बोलते हैं, जहाँ से बॉडी अपनी मोशन को जस्ट स्टार्ट करता है एंड लिमिटिंग के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही है। अब नेक्स्ट देखिए, उससे पहले आप एक दो टर्म और कर लीजिए। जैसे हम कह रहे हैं एंगुलर फ्रिक्शंस, जैसे यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एंड इस डायरेक्शंस में लिमिटिंग फ्रिक्शंस लग रहा है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शंस है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शंस एंड नॉर्मल रिएक्शंस का ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शंस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम एंगुलर फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें आप तो टेन थीटा को आप लिमिटिंग फ्रिक्शंस एंड डिवाइडेड बाय एन लिख सकते हैं। जैसे ये एफ एल है तो ये एफ एल होगा, हाँ एन लिख सकते हैं। तो ये एन हो गया एंड इसको आप लिख सकते हैं क्या, म्यू एस एन डिवाइडेड बाय एन। तो एन कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस टेन थीटा के बराबर है और इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शंस का टेंजेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के बराबर है। एंगल ऑफ फ्रिक्शंस का यहाँ पर थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शंस, थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शंस है। फिर से देखिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शंस एंड नॉर्मल रिएक्शंस का जो रिजल्टेंट है वो एन स्क्वायर एंड प्लस एफ एल स्क्वायर का अंडर रूट होगा। वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शंस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शंस बोलते हैं एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शंस का टेंजेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के बराबर होता है। तो एग्जामिनेशंस में कभी कभी वो आपको डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस का वैल्यू नहीं दे करके आपको एंगुलर फ्रिक्शन दे देगा। जैसे मान लीजिए एंगुलर फ्रिक्शन 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1030 यानी कि 1/√3 के बराबर होगा, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म और कर लेते हैं हम, दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज। जैसे मान लीजिए कि बॉडी इस थीटा एंगल इंक्लाइन प्लेन पर है ये एंड यहाँ पर mg sin थीटा
इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शंस में लग रहा है और बॉडी अभी रेस्ट में है। इसका मतलब आपका जो mg sin थीटा है, एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो mg cos थीटा होगा इस डायरेक्शंस में, आपका mg इस डायरेक्शंस में है उसके बेसिस पर, और ये नॉर्मल रिएक्शंस है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शंस बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू म्यू एन है, एंड यानी कि दैट इज म्यू mg cos थीटा है। हमने अभी म्यू ही माना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है एंड ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन अभी वाले में ये स्लाइड नहीं कर रहा है, इसलिए mg sin थीटा एंड f के दोनों इक्वल होगा। mg sin थीटा इस केसेस में mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है इस केसेस में, एंड अभी स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये आपका एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है जो बॉडी को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है एंड फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, एंड मैक्सिमम वैल्यू इस केसेस में म्यू mg cos थीटा होगा। अभी जो फ्रिक्शंस है वो लिमिटिंग वैल्यू को अचीव नहीं किया है। अब जैसे जैसे आप इंक्लाइनेशंस को इंक्रीज करोगे, जैसे यहाँ पर सपोज करिए कि आप इंक्लाइनेशंस को बढ़ाओगे तो थीटा अगर बढ़ेगा तो mg sin थीटा बढ़ेगा। अगर थीटा मान लीजिए इंक्रीज कर रहा है तो आपकी mg sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। करस्पॉन्डिंगली फ्रिक्शंस भी इंक्रीज करेगा, लेकिन जब फ्रिक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी उसके बाद फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं करेगा और वहां पर मोशन स्टार्ट करेगा। तो अगर सपोज करिए कि थीटा के वो वैल्यू जहां पर बॉडी अपनी मोशन को जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो यहां पर mg sin थीटा, एंड जहां पर मोशन स्टार्ट करेगा वो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि mg sin थीटा विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शंस, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शंस को म्यू एन एन mg cos थीटा लिखेंगे। mg cos थीटा लिखेंगे तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, फिर से टेन थीटा म्यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि दैट इंक्लाइनेशन at which body just start its motion is called the angle of repose. That inclination मतलब angle, that angle at which body just start its motion is known as the angle of repose. एंड एंगल ऑफ रिपोज पर जो फ्रिक्शंस है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अचीव कर लिया है। उससे पहले फ्रिक्शंस की वैल्यू लिमिटिंग से लेस है और mg sin थीटा और f के इक्वल है। तो एंगल ऑफ रिपोज का भी टेंजेंट, एंगल ऑफ रिपोज का भी टेंजेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के बराबर है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शंस का भी टेंजेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के बराबर है। एंड यहाँ पर क्लियर है कि वो इंक्लाइनेशन जहां पर बॉडी अपनी मोशन को जस्ट स्टार्ट कर रहा है। तो अब मेरे ख्याल से ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि पुलिंग ऑन ए रफ सरफेस इज इजियर देन द पुशिंग। हम लोगों ने इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर हैं, इस क्लास चैप्टर का लेक्चर है, उसमें फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को हमने कलेक्ट किया था। उस फ्री बॉडी डायग्राम में हमने विदाउट फ्रिक्शन से एक्ट किया था। अब स्लाइटली एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐड हो जाएगा और फ्री बॉडी डायग्राम को जैसा पहले डिस्कस करते थे वैसा ही होगा। जैसे ये कहता है कि पुलिंग, जैसे पहला हम पुलिंग कर रहे हैं, लेट, जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है मास m, ये रफ सरफेस पर है एंड इसकी मास सपोज करिए m है, और हम इस डायरेक्शंस में एक फोर्स लगा रहे हैं F, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है एंड इसकी कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शंस में F sin थीटा लग रहा है, एंड इस डायरेक्शंस में F cos थीटा लग रहा है जो इसको आगे पुश करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये रफ है और मान लीजिए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शंस को आप डेवलप कर लो, क्योंकि आपका जो है वर्टिकल डायरेक्शंस में नेट फॉर जीरो है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शंस में मोशन नहीं होगी, मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में अभी हो रही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि n एंड प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg
तो नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू, सॉरी स्मॉल m है तो स्मॉल m ही लीजिए, mg माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि नॉर्मल केसेस में हमारा नॉर्मल रिएक्शन एम जी होता है, तो इस केसेस में नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू डिक्रीज कर गया है, नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि इस डायरेक्शन में फोर्स फ्रिक्शन एपियर हो रही है, तो इस बॉडी को पुल करने के लिए जो पुलिंग फोर्स है वो एटलीस्ट फ्रिक्शंस के, यानी कि फ्रिक्शंस के लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तभी वो इंक्रीज कर पाएगा। तो इसको पुल करने के लिए आप एफ कॉस थीटा को एफ लिख सकते हैं, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू, और एन की जगह पर आप एम जी एंड माइनस एफ साइन थीटा लिखोगे। तो यहाँ पर अगर देखें, इधर ले आए, तो आपका जो एफ की वैल्यू होगी वो म्यू एम जी एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड प्लस म्यू साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर इतना मिनिमम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी जस्ट अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा। ये हमने पुलिंग का किया है। अब अगर पुशिंग का देखें, जैसे दूसरे केसेस में हम पुश का देख रहे हैं लेट, तो यहाँ पर ये सपोज करिए कि हम फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं एंड फिर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में थीटा फोर्स लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शंस में उसकी कंपोनेंट एफ साइन थीटा आ जाएगा एंड इस डायरेक्शंस में उसकी कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है, एंड ये इस डायरेक्शन से पुल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। एंड अभी भी सपोज करिए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू म्यू दिया हुआ है, एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर mg इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस बार अगर देखेंगे तो n विल बी इक्वल टू mg एंड प्लस एफ साइन थीटा, प्लस एफ साइन थीटा होगा। उस केसेस में देखिए कि आपका mg माइनस एफ साइन थीटा था, इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। दैट्स वाई पुलिंग जो है उससे ईजियर है, क्योंकि आपका नॉर्मल रिएक्शंस इसमें डिक्रीज करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज करता है, इसीलिए लेस फोर्स के थ्रू से इसको पुल कर सकेंगे। यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब पुल करने के लिए जो आपका एफ कॉस थीटा है वो मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, म्यू एन, एंड यहाँ पर म्यू एम जी एंड प्लस एफ साइन थीटा होना चाहिए, प्लस एफ साइन थीटा। तो अब अगर देखोगे यहाँ पर तो एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड माइनस एफ साइन थीटा। तो नहीं माइनस म्यू, सॉरी माइनस यहाँ पर म्यू आएगा, माइनस म्यू साइन थीटा। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं पहले वाले से कि इतना मिनिमम फोर्स लग रहा है इसको ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पर प्लस है तो ये छोटा है एंड डिनोमिनेटर में माइनस होगा तो ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब दैट्स वाई पुलिंग ऑन ए रफ सरफेस इज ईजियर देन द पुशिंग, ये देख सकते हैं, क्योंकि पुलिंग में नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है एंड पुशिंग में नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है।